आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत देर से इंतजार कर रहा था सर। हाँ बेटा, असल में 8 बजे तक मेरी क्लास रहती है ना, तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं बच्चों को निकलने में, फिर उसके बाद सब सेटअप लगाने में ये। माइक माइक आज सर माइक माइक बंद कर लो अपना। कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? चलिए 2-4 मिनट और देख लेते हैं, कोई और अगर और आ रहा हो बच्चा फिर शुरू कर देते हैं। आ गया सर। सुन अभी। आ आ गए, आ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। चलिए तो शुरू करते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण। गुड यानी कि मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऊष्मा स्थानांतरण, हीट हीट ट्रांसफर। ऊष्मा स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो हमें ये देखना है कि ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो समझते चलेंगे, बाद में लिखेंगे। ऊष्मा स्थानांतरण के 3 रूप होते हैं। पहले को बोलते हैं चालन, यानी कि कंडक्शन। दूसरे को बोलते हैं संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। और तीसरे को बोलते हैं विकिरण, यानी कि रेडिएशन। जैसे सूर्य से धूप आती है, यानी कि ऊष्मा आती है हमारे पास, तो वो कौन सा तरीका है? वो है विकिरण का तरीका। कौन सा तरीका है वो? विकिरण का तरीका। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चालन, यानी कि कंडक्शन। ठीक। मान लीजिए कि कोई आपके पास ये क्या है, रॉड है। कोई क्या है आपके पास? ये रॉड है। अब आपने इस रॉड को गर्म करना शुरू किया। यहां से आप इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब यहां से आप इसको गर्म करेंगे तो इसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि इसका ताप जो है वो यहाँ पर कितना है? 10 डिग्री है। और यहाँ पर ताप कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है ना? अब तुम इसको गर्म कर रहे हो, तो तुम इस किनारे से इसको क्या दे रहे हो? ऊष्मा दे रहे हो। जैसे तुमने रॉड के इस किनारे को गैस के ऊपर रख दिया, अब यहाँ से रॉड का किनारा क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो इसमें ढेर सारे क्या है? कण है। जिस पदार्थ से बनी है उसके क्या है? यहाँ पर कण है।
तो जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो इस वाले कण को ऊष्मा मिली, जैसे ही इसको ऊष्मा मिली तो ये इसके पास क्या आई, ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है। तो जैसे ही ऊर्जा आई तो इसने बगल वाले को क्या मारा, टक्कर मारा। अपनी ऊष्मा या ऊर्जा किसको दी, बगल वाले को। फिर बगल वाले ने इसको इस तरह करते 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 जो ऊष्मा थी वो इधर वाले किनारे से कहाँ पहुंच रही है, इधर वाले किनारे पर। इधर के किनारे वाले जो कण हैं वो ऊर्जा या ऊष्मा पाकर क्या कर रहे हैं, दोलन करते हैं। और दोलन से बगल वाले के साथ क्या करते हैं, टक्कर करते हैं और अपनी ऊर्जा क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, पूरी नहीं कुछ। इस तरह यह ऊष्मा यहां से इस किनारे तक पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा, अगर ना देखा हो तो कभी ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए आप खाना पका रहे हैं, तो आपने वो पकड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी जिससे सब्जी को चलाते हैं, तो आप देखते हैं अगर बहुत देर तक आप चलाते रहें तो वो जो उसका हिस्सा है वो सब्जी के अंदर है, गर्म हो रहा है। लेकिन जो दूर का हिस्सा आप पकड़े हैं कुछ देर बाद वो भी गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होने लगता है, इसी तरीके से गर्म होने लगता है वो, कि ऊष्मा जो है वहां एक किनारे से दूसरे किनारे क्या हो रही, पहुंच रही है। तुम लोहे का एक क्या लेना, डंडा लेना, उसको गैस के ऊपर एक किनारे से रख देना। थोड़ी देर बाद देखोगे कि जहां से तुम पकड़े हुए हो उसको, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। और इस तरीके को कहते हैं क्या, चालन। क्या कहते हैं इसको, चालन। अब यहां पर दो तरह की अवस्थाएं आती हैं। एक आती है क्या, स्थायी अवस्था, और एक आती है परिवर्ती अवस्था। इनको समझना जरूरी है, स्थायी अवस्था को और परिवर्ती अवस्था को। स्थायी अवस्था कहने का मतलब क्या है कि आपने इसको ऊष्मा दी, फिलहाल अभी इसका टेम्परेचर 10 हो चुका है बढ़कर, और इसका कितना है, 0। आपने थोड़ा और ऊष्मा दी, आपने थोड़ा और ऊष्मा दी, तो अब इसका टेम्परेचर 20 हो चुका है, इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। मान लेते हैं बीच में टेम्परेचर कितना है, 15, और यहाँ टेम्परेचर है कितना, 12। 20, 15, 12, 10, क्योंकि भाई यहां से आप गर्म कर रहे हैं तो यहाँ का ताप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर कुछ यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर कुछ यहाँ होगा, करते करते सबसे कम यहाँ पहुंचेगा। फिर आपने क्या किया, इसको थोड़ा और गर्म किया, इसको थोड़ा आपने और गर्म किया, तो यहाँ का ताप हो गया मान लीजिए 60, यहाँ का ताप हो गया मान लीजिए 40, यहाँ का ताप हो गया मान लीजिए 30, और यहाँ का ताप हो गया मान लीजिए 20 डिग्री। फिर आपने इसको थोड़ा और गर्म किया, थोड़ा क्या किया आपने, इसको और गर्म किया, ऊष्मा और दी, तो यहाँ का हो गया मान लीजिए 80, यहाँ का हो गया मान लीजिए 60, यहाँ का हो गया मान लीजिए 50, और यहाँ का क्या हो गया, 40 हो गया। फिर आपने क्या किया, इसको थोड़ा और ऊष्मा दी, तो यहाँ का मान लीजिए हो गया 100, यहाँ का मान लीजिए हो गया 80, यहाँ का मान लीजिए हो गया 70, और यहाँ का हो गया मान लीजिए 60। अब आपने इसको थोड़ा और ऊष्मा दी, क्या दी, थोड़ा और ऊष्मा दी। लेकिन जब आपने इसको थोड़ा और ऊष्मा दी तो आपने ये देखा कि अब इसका ताप नहीं बढ़ रहा, अब ये 100 पर ही है, ये 80 पर ही है, ये 70 पर ही है, और ये क्या है, 60 पर ही है। तो इस अवस्था को बोलते हैं स्थायी अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट। इसका मतलब क्या है, मैं भी लिखाता हूं। इसका मतलब ये है कि जब ऊष्मा प्रवाहित करने पर चालक का ताप ना बढ़े, चालक का ताप ना परिवर्तित हो, ना परिवर्तित हो, तो इसे क्या कहते हैं, स्थायी अवस्था कहते हैं। और हम लोग जो भी अपना अध्ययन करते हैं वो सब किस में करते हैं, स्थायी अवस्था में। भाई जब आपको मालूम होगा कि इसका टेम्परेचर अब इतना है, अब देखो स्थायी अवस्था की खास बात क्या है, स्थायी अवस्था की खास बात यह है, जब आप ऊष्मा दे रहे थे तो हो क्या रहा था, कुछ ऊष्मा, ये भाग, जैसे देखो इसका पहले ताप कितना था, 20 था, फिर ऊष्मा दिया तो इसका ताप कितना हो गया, 60। तो इसने किया क्या, ऊष्मा लिया, उस ऊष्मा से अपना क्या बढ़ाया, ताप बढ़ाया, और जो बची हुई ऊष्मा थी वो बगल वाले को दे दी।
फिर बगल वाले के पास जो ऊष्मा पहुंची उससे उसने अपना कुछ ताप बढ़ाया और बाकी दे दी आगे वाले को। इस तरह ऊष्मा आगे बढ़ रही थी। लेकिन स्थायी अवस्था में पहुंचने के बाद जब ताप बढ़ना बंद हो जाएगा, तो जब ताप बढ़ना बंद हो जाएगा तो यहां से ऊष्मा गई। पूछा तुमको चाहिए? उसने कहा हमको नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। इसने कहा हम 80 पे थे, 80 पे ही रहेंगे, हमें नहीं अब बढ़ना। ऊष्मा निकल गई आगे। इसने कहा हम भैया 70 पे, अब हमें नहीं चाहिए, हमें अपना ताप नहीं बढ़ाना, 70 पे आगे निकल गई। 60 वाले के पास गई, उसने कहा हमें भी नहीं चाहिए। तो जो ऊष्मा यहां से निकली थी Q, वो यहां से निकल गई कितनी? Q। तो अब ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो पूरा पूरा क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। इसलिए हम लोग अपना अध्ययन किसमें करते हैं? स्थायी अवस्था में, ताकि जितनी ऊष्मा यहां से भेजें उतनी ऊष्मा वहां से निकल जाए। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए जरा शुरू से लेके अंत तक, फिर आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर।
हो गया सर। हो गया तुम्हारा भी धनीराम? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। धनी हो गया तुम्हारा? जी सर, हो गया है। हाँ चलो। चलिए अब हम लोग को देखना है कि ऊष्मा चालन की जो समीकरण बन के तैयार होता है वो क्या होता है। तो जैसे मान लें हम लोग अगर कि ये हमारे पास क्या है, कोई रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। इसके एक सिरे का ताप T1 है और एक सिरे का ताप कितना है, T2 है। और हमने इसको यहां से Q ऊष्मा दी। तो ये जो Q ऊष्मा है ये समानुपाती होती है किसके, इसके क्षेत्रफल के। जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतनी ज्यादा ऊष्मा। ये जो ऊष्मा है ये समानुपाती होती है किसके, ताप में अंतर के, T1 माइनस T2 अथवा डेल्टा T के। ये जो ऊष्मा है ये समानुपाती होती है समय के। भाई जितनी ज्यादा देर तक आप इसको गर्म करेंगे उतनी ज्यादा ऊष्मा क्या होगी, प्रवाहित होगी, समय जितना ज्यादा देंगे। और चौथा, ये जो Q होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, लंबाई के। जितनी कम लंबाई उतनी जल्दी ऊष्मा यहां से वहां, जितनी कम लंबाई उतनी जल्दी ऊष्मा यहां से वहां। तो एक, दो, तीन व चार को मिलाने पर Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ऊपर वालों को एक साथ और नीचे वाले को एक साथ। तो यहाँ A T1 माइनस T2 और इंटू T और बटे क्या है, L, बटे क्या है, L। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा, उस नियतांक को बोलते हैं K A T1 माइनस T2 T बटे L। ये क्या है, ऊष्मा। क्या है ये, ऊष्मा। जहां K को बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। क्या बोलते हैं K को, ऊष्मा चालकता गुणांक। और K का मान यहां से कितना आ जाएगा, Q इंटू एल बटे A T1 माइनस T2 इंटू T। तो अगर मात्रक लिखना होगा तो मात्रक कैसे लिखेंगे, ऊष्मा का मात्रक जूल, दूरी का मात्रक लंबाई का मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस और इसका मात्रक सेकेंड। तो देखिए मीटर से मीटर एक कट जाएगा और क्या बचेगा लास्ट में, जूल प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। जूल प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, या इसको इस तरह बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, के का मात्रक। क्या है ये, के का मात्रक। समझ में आ रहा है? नोट कर लें इसको भी।
नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ें। सर बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा थोड़ा बताइए। बीमा निकाल ले, ऊष्मा की बीमा लिख ले, उस समय की, दूरी की और ताप की बीमा। ऊष्मा की बीमा कैसे लिखोगे? सर ऊष्मा की शायद ml2 T-2 होती है शायद। कैसे? पढ़ा था शायद, शायद सर। कैसे कैसे पढ़ा था? कुछ तो उसका कारण तो बताओ, कहाँ से निकाला, कौन सा सूत्र लगाया? इतना याद नहीं, 11 में पढ़ा था शायद सर। जूल की यही होती है, ml2 T-2, इतना ही, और आगे पता नहीं। हाँ, बस देखो, समझना बात को जरा। जी। जूल ऊष्मा का भी मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है, और कार्य का भी मात्रक है। तो चाहे कार्य की विमा हो, चाहे ऊर्जा की विमा हो, चाहे ऊष्मा की विमा हो, तीनों की विमाएं क्या होंगी? सेम। अब कार्य की विमा निकालना बहुत आसान है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का विमा mlt-2, और गुणे विस्थापन L और जुड़ गया, तो ml2 T-2। ml2 T-2 किसकी विमा हो गई ये? ऊष्मा की ऊपर। तो ml2 T-2, नीचे क्या है? समय यानी कि T, दूरी यानी कि L, और डिग्री सेंटीग्रेड को इसको कुछ लोग किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एल ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक बचेगा, टी ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3। तो ml-T-3 थीटा-1। आई बात समझ में? यस सर, आ गया।
हो गया सर, हो गया। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ना है हमको ऊष्मीय धारा एवं ऊष्मीय प्रतिरोध। माइक बंद करो। माइक बंद कर लो। ऊष्मीय धारा एवं ऊष्मीय प्रतिरोध, इसको जानने के लिए हम लोग क्या समझेंगे? वैद्युत धारा एवं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत धारा एवं वैद्युत प्रतिरोध। तो आपको याद होगा वैद्युत धारा क्या था? आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह होने की दर। अब जरा यहां चलिए, अभी अभी आपने पढ़ा है Q का फॉर्मूला के ए T1 माइनस T2 T और बटे L। तो ध्यान दीजिएगा वहां पर क्या प्रवाहित होता था? आवेश प्रवाहित होता था। यहाँ क्या प्रवाहित होती है? ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा, आवेश से किसने ले ली? ऊष्मा ने। तो ऊष्मा बटे समय, यानी कि अगर मैं T को यहां ले आऊं तो Q बटे T का मान क्या हो जाएगा? के ए T1 माइनस T2 और बटे L। ये क्या है? ऊष्मा प्रवाह होने की दर। आवेश प्रवाह होने की दर वैद्युत धारा, और ऊष्मा प्रवाह होने की दर क्या है? ऊष्मीय धारा। तो ये क्या हो गया? H। ऊष्मीय धारा किससे दिखाते हैं? H, हीट करंट। यहाँ पर हीट करंट या थर्मल करंट कुछ भी कह सकते हैं। कितना आ जाएगा? के ए T1 माइनस T2 बटे L, जहां H बराबर Q बटे T को ऊष्मीय धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊष्मीय धारा। क्या कहते हैं? ऊष्मीय धारा। अब जरा जानिए आप लोग, प्रतिरोध क्या होता था भैया? आर बराबर वी बटे आई। क्या होता था आर बराबर? वी बटे आई या डेल्टा वी बटे आई। विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा। ये क्या था? वैद्युत प्रतिरोध। क्या था ये? वैद्युत प्रतिरोध। तो वहां पर धारा कैसे प्रवाहित होती थी? विभवांतर की वजह से। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती थी जब क्या होता था? विभवांतर। यहां पर धारा की जगह क्या प्रवाहित होती है? ऊष्मा प्रवाहित होती है। और कब प्रवाहित होती है? जब क्या होता है? तापांतर। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो जहां विभवांतर है यहां, तो अगर मैं यहां तापांतर लिख दूं, और जो ये वैद्युत धारा थी इसकी जगह क्या लिख दूं मैं? ऊष्मीय धारा। क्या लिख दूं? ऊष्मीय धारा। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो, बोलो भैया। यस सर, यस सर। कर सकते हैं ना? तो जरा ध्यान से देखिए, ऊष्मीय प्रतिरोध, इसको लिखते हैं आर टी एच। ये किसके बराबर होगा? तापांतर बटे ऊष्मीय धारा। तो आर टी एच तापांतर होता है T1 माइनस T2, और ऊष्मीय धारा कितनी थी? H थी। ऊष्मीय धारा क्या है? H। H का जरा मान रखो। तो जब H का मान रखेंगे बटे, H का मान है के ए T1 माइनस T2 बटे L। तो T1 से T2 कट जाएगा, ये T1 माइनस T2, और L कहां चला जाएगा? ऊपर।
तो यहां से आर टी एच कितना आ जाएगा, एल बटे के ए, क्या जाएगा, एल बटे के ए। और ये क्या है हमारा, ऊष्मीय प्रतिरोध। क्या है ये हमारा, ऊष्मीय प्रतिरोध, एल बटे के ए। मात्रक लिखना हो अगर इसका, तो मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, नीचे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, और के का मात्रक कितना होगा, जरा याद करो, के का मात्रक अभी लिखाया था, क्या लिखाया था, जूल प्रति सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस। तो यहां जरा लिखिए, क्या लिखेंगे, जूल प्रति सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस। तो जरा ध्यान से देखिए, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, तो आ जाएगा क्या, मीटर 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 स्क्वायर, क्या जाएगा सेकंड, क्या जाएगा डिग्री सेल्सियस, और नीचे क्या है जूल, और क्या है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या जाएगा, सेकंड डिग्री सेल्सियस बटे जूल, क्या है ये, इसका मात्रक। और विमा भी लिख सकते हैं, विमा कैसे लिखेंगे, सेकंड टाइम की विमा ये, टेम्परेचर की विमा थीटा, जूल की विमा mlt माइनस ml2t-2। तो ये ऊपर गया तो हो गया m-1 l-2 t की पावर +3 और थीटा। ये क्या हो गया, ऊष्मीय प्रतिरोध की विमा। मात्रा के बार और चेक कर लीजिए, एल का मात्रक मीटर, के, हाँ ठीक है, और एक बार देख लीजिएगा अगर आप लोग को कुछ समस्या समझ में आए। सर ये प्रतिरोध की बीमा है सर। हाँ, ऊष्मीय प्रतिरोध की, वो जी ऊपर जो लिखा है वो ना लिखना, ये ना लिखना, ये। ओके सर ओके।
हो गया सर, हो गया, हो गया। हो गया सर। हो गया बेटा? हो गया जी सर, लिख गए। चलिए चलिए। जी सर, हो गया है। कैसे लॉगिन? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा विकिरण की। विकिरण यानी कि रेडिएशन। ठीक, जरा समझते हैं कि अगर कोई हमारे पास क्या है, वस्तु है, कोई बॉडी है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, क्यू ऊष्मा क्या की, आपतित कराई। इसके ऊपर हमने क्यू ऊष्मा क्या कराई, आपतित कराई। तो यहाँ पर तीन केस संभव है, तीन चीजें संभव है। क्या क्या संभव है? हो सकता है कि जो ये वस्तु हो, ये उस ऊष्मा को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। क्या कर दे? परावर्तित। तो क्यू लिख दिया आर, आर का मतलब परावर्तित भाग। हो सकता है कुछ ऊष्मा को ये क्या कर ले, अवशोषित कर ले, क्यू ए, ए का मतलब एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब माने अवशोषित करना। या हो सकता है ऊष्मा को क्या कर दे, ये पारगमित कर दे, बाहर भेज दे, यानी कि क्यूटी यानी कि ट्रांसमिट। अर्थात क्यू को हम तीन भागों में लिख सकते हैं, क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। जी सर। अगर पूरे समीकरण में क्यू से भाग दे दें तो यहां भी बाएं पक्ष में क्यू से भाग और दाएं पक्ष में भी क्यू से भाग, तो बाएं पक्ष में क्या बचेगा, एक बचेगा। और यहां पर क्या आएगा, क्यू आर बटे क्यू, क्यू ए बटे क्यू और क्यू टी बटे क्यू। इसको बोलते हैं क्या, आर, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं टी। आर ए टी, जहां आर बराबर क्या है, क्यू आर बटे क्यू, और इसको बोलते हैं परावर्तन गुणांक। क्या बोलते हैं, परावर्तन गुणांक। ये बताता है कितनी ऊष्मा क्या कर दी गई है, परावर्तित कर दी गई है। ए को क्या बोलते हैं, क्यू ए बटे क्यू, इसको बोलते हैं अवशोषण क्षमता। क्या बोलते हैं इसको, अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता क्या बताती है, कितनी ऊष्मा क्या कर ली गई है, आप अवशोषित कर ली गई है। और टी को बोलते हैं क्यू टी बटे क्यू, यानी कि पारगम्यता। यानी कि ये क्या बताता है, कितनी ऊष्मा पारगमित हुई है।
तो ऊष्मा अगर आपतित हो रही है तो तीन संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कुछ ऊष्मा परावर्तित हो जाए, कुछ ऊष्मा अवशोषित हो जाए और कुछ ऊष्मा क्या हो जाए, पारगमित हो जाए। तो वही हमने किया, कुल ऊष्मा Q को तीन भागों में लिख लिया, पूरे समीकरण में Q से भाग दे दिया। तो एक बराबर आया ये, इसको मान लिया R, इसको मान लिया A और इसको मान लिया T। R का मतलब परावर्तन, A का मतलब अवशोषण और T का मतलब पारगमन यानी कि ट्रांसमिट। तो ये R, A और T, R को क्या कहा गया, परावर्तन गुणांक, A को क्या कहा गया, अवशोषण क्षमता और T को क्या कहा गया, पारगम्यता। ठीक है ना, या इसको परावर्तन क्षमता भी बोल सकते हैं ऊपर वाले को। क्लियर है? यस सर। अब मान लीजिए, इधर मैं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग करेंगे इसके बाद। यदि यदि R बराबर 0 और T बराबर क्या हो 0, तो जरा ध्यान से देखिए, R को अगर 0 लिख दूंगा, T को 0 लिख दूंगा तो A कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब A बराबर क्या हो गया, 1। A बराबर 1 होने का मतलब है अर्थात वस्तु पूर्णतया अवशोषक होगी। भाई R0 यानी कि कुछ भी परावर्तन नहीं हो रहा, T0 यानी कि कुछ भी पारगमन नहीं हो रहा, तो यानी कि क्या हो रहा है, पूरा अवशोषण हो रहा है। फिर यदि T बराबर 0 हो और A बराबर 0 हो तो इसका मतलब R बराबर क्या हो जाएगा, 1। अर्थात वस्तु पूर्णतया क्या होगी, परावर्तक होगी। क्या होगी, परावर्तक। और लास्ट में यदि A बराबर 0, R बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज T बराबर 1, अर्थात वस्तु पूर्णतया पारगमन करेगी। तो यहां से यहां से यहां से और फिर यहां से, इसको इस प्रकार आप क्रम में क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे।
नोट हो गया सर। जीशान तुम्हारा हुआ? यस सर हो गया, पर ये यदि r बराबर 0 t बराबर 0 ये समझ में नहीं आया सर। देखो यहाँ पे जो बड़ा सा बीच बोर्ड में जो समीकरण लिखा है, 1 बराबर r प्लस a प्लस टी, दिख रहा है? जी सर, जी सर। अब यदि इसमें r 0 रख दोगे, t 0 रख दोगे, तो a के बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी ले ले के इन ले लेना। सर कोई भी जी दो सर। मान जीरो में जाएंगे तो फिर तीसरा वाला 1 के बराबर हो जाएगा। हाँ, नोट हो गया, आगे बढ़े? जी सर। यस सर। चलिए, अब पढ़ना है उत्सर्जन क्षमता। इमिसिव पावर, उत्सर्जन क्षमता, इसको दिखाते हैं स्मॉल ई से। इसका सूत्र होता है स्मॉल ई बराबर ई बटे ए टी, अर्थात क्या होगा इसका मतलब, कैसे सूत्र जैसे आपको दिया है तो परिभाषा कैसे बनाएंगे जरा बताइए। कई बार मैंने आपको बताया है कि नीचे वालों को एक करके ऊपर वाले के बराबर कर देते हैं। अर्थात सर एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे? माइक बंद करो। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल के पिंड से उत्सर्जित ऊर्जा पिंड की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। और अगर इसका मात्रक लिखना होगा तो ऊर्जा का मात्रक जानते हैं क्या होता है, जूल मीटर स्क्वायर और सेकंड। क्या होगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड। और आप जानते हैं जूल प्रति सेकंड होता है मात्रक क्या, वाट। तो क्या आ जाएगा, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकंड क्या होता है, पावर, पावर यानी कि वाट, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगर विमा लिखनी है तो जूल की विमा ml2 t-2 मीटर स्क्वायर यानी कि L2 और सेकंड यानी कि t। तो L2 से L2 कट जाएगा और क्या हो जाएगा, t एक ऊपर जाएगा -1, तो mt-3। किसकी विमा है ये, उत्सर्जन क्षमता की। फिर बात आती है किसकी, अवशोषण क्षमता की, एब्जॉर्प्टिव पावर। इसका सूत्र होता है स्मॉल ए का, क्या सूत्र होता है, क्यू ए बटे क्यू, यानी कि
किसी पिंड द्वारा अवशोषित ऊष्मा व उस पर आपतित ऊष्मा का अनुपात अवशोषण क्षमता कहलाता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर भी ऊष्मा नीचे भी ऊष्मा, तो मात्रक हीन और विमाहीन, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक से ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, नोट करिए इसको, क्या नोट करिए, यहां तक करिएगा। फिर इसके बाद एक लिखना है क्या? आदर्श कृष्णिका। क्या लिखना है? आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो शोषण क्षमता सर 100% होती है। क्या? आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 100% होती है ना सर? हाँ 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 हाँ। क्या लिखेंगे? ऐसे पिंड जिनकी, माइक बंद करो, जिनकी अवशोषण क्षमता 1 अथवा 100% होती है, आदर्श कृष्णिका कहलाते हैं। अर्थात इनके लिए ए का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, जरा नोट कर लीजिए इन सबको।
नोट हो गया सर। हो गया सर, हो गया, नोट हो गया। नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता व अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत रहता है और यह आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। मतलब कि उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो अनुपात है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और ये किसके बराबर होगा? आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता यानी कि कैपिटल ई की। या इसको हम क्या कह सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू ए। तो इसको इस तरह भी पढ़ा जाता है कि किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता एक दूसरे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। फिर इसके बाद बात करनी होती है किसकी? एक शब्द होता है उत्सर्जकता यानी कि इमिसिविटी। इसको दिखाते हैं किससे? एप्साइलन से। और ये क्या होता है? स्मॉल ई बटे कैपिटल ई। यानी कि किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता एवं आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के अनुपात को उत्सर्जकता कहते हैं। ठीक, ये दोनों बातें भी नोट कर लीजिए।
गया सर, हो गया। नोट हो गया बच्चों? जी सर, नोट हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक हम लोग का होगा उसको हम लोग वहां पर जाके कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते 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 सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।